हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से। आज के वीडियो में हम बात करते हैं बीकॉम प्रथम वर्ष के लिए प्रश्न पत्र प्रथम व्यावसायिक अर्थशास्त्र। आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम कवर करेंगे मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड, जिसके अंतर्गत मांग के नियम का अर्थ एवं परिभाषा, मांग के नियम की मान्यताएं, मांग के नियम के लागू होने के कारण और मांग के नियम के अपवाद, इन टॉपिक्स पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं मांग के नियम के अर्थ एवं परिभाषा से। मांग का नियम, देखिए मांग का नियम क्या है। मांग के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में विस्तार से चर्चा की थी। हमने तब बता दिया था मांग क्या होती है और मांग को कौन कौन से फैक्टर्स हैं, जो ऐसे कौन से तत्व हैं जो मांग को प्रभावित करते हैं। तो देखिए आज के वीडियो में हम बात करते हैं मांग का नियम क्या है आखिर। तो मांग का नियम क्या है? किसी वस्तु की कीमत और मांग मात्रा के मध्य पाए जाने वाले संबंध को मांग का नियम कहते हैं। देखिए मांग का नियम क्या करता है? कीमत और मांग की मात्रा के मध्य संबंध को बताता है। अर्थात मांग का नियम बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर कीमत में वृद्धि होने पर मांग में कमी होती है तथा कीमत में कमी होने पर मांग में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से मांग का नियम ये बताता है कि किसी समय पर यदि किसी वस्तु की कीमत में अन्य बातें समान रहने पर यदि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उसकी मांग में कमी हो जाती है, और यदि किसी समय किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उसकी मांग में वृद्धि हो जाती है। अर्थात मांग का नियम ये बताता है कि कीमत और मांग में ऋणात्मक या विपरीत संबंध पाया जाता है। अर्थात कीमत में वृद्धि होने पर मांग में कमी हुई और कीमत में कमी होने पर मांग में वृद्धि होगी। तो ये जो संबंध है ये कहलाता है ऋणात्मक संबंध। इसीलिए मांग वक्र कैसा होता है? लेफ्ट टू राइट, नीचे गिरता हुआ, बाएं से दाएं की ओर नीचे गिरता हुआ। तो ये है मांग का नियम। आगे देखते हैं हम मांग के नियम की मान्यताएं, एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। मांग के नियम की क्या मान्यताएं हैं, अर्थात मांग का नियम कब लागू होगा। इन मान्यताओं को मानने पर ही मांग का नियम लागू होगा। यदि ये कंडीशंस हैं तो मांग का नियम लागू होगा। मतलब कि आप मार्केट में कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो उसमें नीचे लिखा हुआ होता है टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। एक स्टार का डॉट दे के नीचे लिख देते हैं टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। तो वही टर्म्स और कंडीशन हमारे इकोनॉमिक में चलती है, यानी कि कोई भी लॉ है तो वो इन टर्म्स और कंडीशन को अप्लाई करने पर ही लागू होता है। तो ये वही चीज़ है, यहाँ पर आप समझिए टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। ओके, तो देखते हैं कौन कौन सी मान्यताएं हम मान के चलते हैं। ये टर्म्स और कंडीशन क्या है हमारे इस प्रोडक्ट के लिए। तो देखिए आप, सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं कि उपभोक्ता की आय स्थिर रहनी चाहिए। उपभोक्ता की आय में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तभी मांग का नियम लागू होगा, अन्यथा मांग का नियम लागू नहीं होगा। तो फर्स्ट हमारी शर्त यही है। सेकंड शर्त हम क्या लगाते हैं? उपभोक्ता की रुचि, स्वभाव, पसंद, फैशन, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उसकी रुचि में कोई परिवर्तन नहीं होगा। टेस्ट, हैबिट, इनमें कोई फैशन, बिहेवियर, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। उपभोक्ता जैसी कंडीशन में है वो वैसी कंडीशन में ही रहेगा, तभी हम मांग का नियम लागू करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट आप देखिए, वस्तु की किस्म में परिवर्तन नहीं होना। वस्तु की जो क्वालिटी है उसमें भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्वालिटी एज इट इज़ बनी रहनी चाहिए, तो सेम क्वालिटी होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट मान्यता हम मान के चलते हैं, संबंधित वस्तु के मूल्य में परिवर्तन नहीं होना। देखिए हम तो परिवर्तन नहीं, हमारे में परिवर्तन नहीं होगा और पड़ोसी में भी परिवर्तन नहीं होगा, यही चीज़ यहाँ पर कही गई है। यानी कि जो संबंधित वस्तु है उसके मूल्य में भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि चाय पी रहा है तो कॉफ़ी की कीमत में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर जो कॉफ़ी के ऊपर भी हमने टर्म्स लगा दी है। तो यही हो गया, संबंधित वस्तु जो भी है, पूरक है, चाहे वो स्थानापन्न है, उसमें किसी प्रकार की उनमें परिवर्तन नहीं होगा, उनके मूल्यों में किसी प्रकार का कोई करेक्शन, चेंजिंग नहीं होंगे। नेक्स्ट देखिए,
भविष्य में कीमत परिवर्तन की आशंका नहीं होना, यानी कि भविष्य में मूल्यों में किसी प्रकार के परिवर्तन की कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए। ना तो मूल्य में वृद्धि की संभावनाएं होनी चाहिए और ना ही कमी की संभावनाएं होनी चाहिए। ये नियम तभी लागू होगा क्योंकि यदि भविष्य में मूल्य परिवर्तन हो गए तो मांग का नियम हमारा लागू नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, सरकारी नीति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सरकार पर भी हमने पाबंदी लगा दी है कि वो अपनी पॉलिसी में किसी प्रकार के करेक्शन नहीं करेगी, तभी हम मांग का नियम लागू करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार की सरकारी नीति में या कोई भी नीति हो सरकार की, उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज या परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो जनसंख्या है जितनी है उतनी ही रहनी चाहिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये नियम, ये मान्यताएं हम मान के चलते हैं, ये टर्म्स और कंडीशंस अप्लाई होंगी तभी हमारा नियम लागू होगा, अन्यथा हमारा नियम लागू नहीं होगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं नियम, मान्यताओं को लागू करने के बाद हम देखते हैं कि हमारा जो मांग का नियम है वो क्यों लागू होता है। कॉजेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम क्यों लागू होता है। तो इसका सबसे पहला कारण है सीमांत उपयोगिता हास नियम की क्रियाशीलता। देखिए, सीमांत उपयोगिता हास नियम मैं आपको बता चुकी हूँ, पहले पढ़ चुके हैं, या फिर से रिपीट करती हूँ शॉर्ट में। एक उपभोक्ता जैसे जैसे किसी वस्तु की इकाइयों के उपभोग में वृद्धि करता है, अगली इकाइयों से मिलने वाली उपयोगिता लगातार घटती जाती है और उसके बाद भी वो उपभोग जारी रखता है तो शून्य उपयोगिता मिलेगी और उसके बाद उपयोगिता माइनस में चली जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। इसी घटती हुई प्रवृत्ति को सीमांत उपयोगिता हास नियम कहा जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में चूंकि सीमांत उपयोगिता हास नियम क्रियाशील हो जाता है तो एक उपभोक्ता किसी भी वस्तु का उपभोग तभी बढ़ाएगा जब उसकी कीमत में कमी कर दी जाए। तो सीमांत उपयोगिता हास नियम की क्रियाशीलता के कारण मांग का नियम लागू होता है। नेक्स्ट देखिए, वस्तु के अनेक प्रयोग होना। जनरली कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो हम सामान्य जीवन में उपयोग करते हैं, वो बहुत सारे उपयोग में ला सकते हैं, एक से अधिक उपयोग हम उनके कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए शक्कर, शुगर, वो बहुत सारे उपयोग में हम काम में ले सकते हैं। चीनी, उससे आप मिठाई बना सकते हैं, दूध में काम में ले सकते हैं या अन्य किसी भी प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। या हम कहें दूध, तो आप दूध का देखिए किसी भी प्रकार से आप दूध पीने में काम में ले सकते हैं, चाय में आ सकता है, दही बना सकते हैं, उसका दही जमा सकते हैं और घी बना सकते हैं, मक्खन के रूप में काम आ सकता है। तो ये कुछ वस्तुएं ऐसी है, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, विद्युत, जिसको आप किसी भी प्रकार से काम में ले सकते हैं। चाहे उसको आप कपड़े धोने की मशीन में काम में लो तो कपड़े धो देगी, या आप उसको खाना बनाने में काम में लो इंडक्शन के रूप में तो उससे खाना बन जाएगा, माइक्रोवेव में खाना बन जाएगा। यानी कि मल्टी यूज़ बहुत सारी हमारे पास चीज़ें होती है। तो इस प्रकार से यदि ऐसी वस्तुओं की कीमतें कम हो जाती है तो उनकी मांग बढ़ जाएगी, उपभोक्ता उनके बहुत सारे यूज करने लगेगा, अलग अलग कामों में उनका उपयोग करने लगता है। इसीलिए कीमत कम होने पर ऐसी वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आय प्रभाव, इनकम इफेक्ट। देखिए, यहाँ पर आय से तात्पर्य मौद्रिक आय नहीं है बल्कि वास्तविक आय है। मान्यताओं में हमने कहा था कि उसकी मौद्रिक आय स्थिर रहेगी, उपभोक्ता की मौद्रिक आय में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो फिर आय कौन सी हुई, यानी कि जब वस्तु की कीमत कम होती है तो जिसको हम बोल सकते हैं कि मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आय प्रभाव क्या हुआ, मुद्रा की क्रय शक्ति में परिवर्तन होना। मान लीजिए 1 किलो आम पहले 50 रुपये में आ रहे थे और अब वो कहता है कि आप 40 में ले लीजिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अब आप 50 रुपये में 1.25 किलो आम खरीद सकते हो, 1 किलो 250 ग्राम। 1.25 किलो का मतलब हुआ 1 किलो 250 ग्राम, यानी कि क्या हुआ, क्रय शक्ति बढ़ी मुद्रा की। पहले 50 रुपये में 1 किलो क्रय कर रहा था, अब 1.25 किलो क्रय कर सकता है। यानी कि यहाँ पर उपभोक्ता क्या करेगा, मांग में वृद्धि कर देगा। जैसे ही उसने कीमत कम की, 50 से कम करके 40 कर दी, आप कहोगे अब तो हम 1.25 किलो ले जाएंगे साहब। तो यहाँ पे क्या हुआ, कीमत कम होने पर मांग बढ़ गई, मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ी, यानी कि आय प्रभाव के कारण आय प्रभाव के कारण मांग का नियम लागू हुआ। नेक्स्ट देखिए, प्रतिस्थापन प्रभाव, यानी कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मैंने आपको पिछले वीडियो में डिटेल में बता दिया था कि जैसे ही चाय की कीमत
में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है लेकिन कॉफ़ी की कीमत बढ़ गई है, तो कंज्यूमर क्या करेगा, चाय की मांग में वृद्धि कर देगा, चाय ज़्यादा से ज़्यादा पीने लगेगा। तो इस प्रकार से जो प्रतिस्थापन प्रभाव है वो यहाँ क्रियाशील हो जाता है। एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से दूसरी वस्तु की मांग में वृद्धि हो गई है या कमी हो गई है। तो इस प्रकार से ये प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण भी मांग का नियम क्रियाशील हो जाता है। तो ये कुछ कारण थे जिनके कारण मांग का नियम लागू होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मांग के नियम के अपवाद। ऐसे कौन से परिस्थितियां हैं, ऐसी कौन से सिचुएशंस हैं जिनमें मांग का नियम लागू नहीं होता। तो अपवाद ऐसी परिस्थितियां हैं जिन पर ये नियम लागू नहीं होगा, वो बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चलेंगे, अपने हाल में मस्त है, जो वो चीज़ यहाँ पर लागू होती है। तो देखिए, सबसे पहला उपभोक्ता की अज्ञानता या लापरवाही। देखिए, उपभोक्ता की अज्ञानता या लापरवाही से क्या तात्पर्य हुआ। बहुत सी बार उपभोक्ता क्या करता है कि किसी वस्तु की कीमत से उसकी क्वालिटी का अंदाज़ा लगाता है। यानी कि मार्केट में उसने बोला कि आप ये वस्तु 200 रुपये की है, किसी भी या आप कोई ड्रेस लेने गए, उसने बोला कि ये ड्रेस आपकी 1000 की है, तब तो आपको वो लगेगी कि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और जैसे ही उसने उस वस्तु की कीमत 500 बोल दी है, आपको लगेगा 1000 की वस्तु 500 में कैसे दे रहा है, इसका मतलब इसकी क्वालिटी में किसी न किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट है। यानी कि उपभोक्ता का एक मेंटिलिटी होती है बहुत बार कि वो अज्ञानता या लापरवाही के कारण ज़्यादा कीमत की वस्तु को अच्छी मानता है और कम कीमत की वस्तु को अच्छी किस्म की नहीं मानता। तो इस कारण से ऐसी अज्ञानता या लापरवाही की स्थिति में मांग का नियम क्रियाशील नहीं होगा। ज़्यादा कीमत पर वो वस्तु खरीदेगा, मांग करेगा, और कम कीमत पर वो मांग नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है भविष्य में मूल्य परिवर्तन की संभावना। यदि भविष्य में वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने की संभावनाएं हैं, भविष्य में यदि और अधिक मूल्य बढ़ने की संभावनाएं हैं, तो उपभोक्ता अभी ही उस वस्तु की मांग में वृद्धि कर देगा। मान लीजिए ये कह दिया जाए आज प्याज 50 रुपये किलो है और कल शायद 70 या 80 हो जाए, तो वर्तमान में कंज्यूमर क्या करेगा, 50 रुपये किलो में ही ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेगा। तो ये है भविष्य में मूल्य परिवर्तन की संभावना है। तो ऐसी सिचुएशन में मांग का नियम लागू नहीं होगा। यानी कि प्याज की कीमत में वृद्धि हुई है तब भी उसकी मांग बढ़ी है कम होने के स्थान पर। तो ये क्या है, भविष्य में मूल्य परिवर्तन की यदि संभावनाएं वाली स्थिति है, मूल्य में वृद्धि की संभावना है, तो वर्तमान में बढ़ी हुई कीमतों पर भी मांग कम नहीं होती बल्कि बढ़ जाती है। और यदि भविष्य में मूल्यों में कमी की संभावनाएं हैं, तो वर्तमान में कम कीमतों पर भी मांग में वृद्धि नहीं होती। नेक्स्ट है विलासितापूर्ण वस्तुएं। देखिए, कुछ वस्तुएं जो लग्जरी आइटम्स जो होते हैं उन पर मांग का नियम लागू नहीं होता। कारण क्या है कि ऐसी वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होने पर जो धनी लोग हैं वो इनकी मांग में वृद्धि करते हैं, क्योंकि ये एक स्टेटस सिंबल होता है कि ऐसी वस्तु सिर्फ मेरे पास होनी चाहिए। तो यदि उनकी कीमत ज़्यादा है तो इसका मतलब है वो चाहते हैं कि ये हमारे पास रहे। कम कीमत पर तो सामान्य आम आदमी भी उसे खरीद लेगा। तो ऐसे सिचुएशन में अधिक कीमत होने पर उनकी मांग वो बढ़ा देते हैं। तो ऐसी विलासितापूर्ण वस्तुओं पर मांग की नियम लागू नहीं होता। नेक्स्ट देखिए, पुरानी कलात्मक वस्तुओं का संग्रह। यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पुरानी वस्तुओं का, कलात्मक वस्तुओं का संग्रह करना पसंद करते हैं। तो इस प्रकार से जब वो ऐसी वस्तुओं का संग्रह करने वाले उपभोक्ता हैं, तो इनकी कीमत में, ऐसी वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होने पर भी वो लोग इनकी मांग में कमी नहीं करते। इस प्रकार से जो कलात्मक वस्तुएं हैं उनकी कीमत में वृद्धि होने पर भी उनकी मांग में कमी नहीं होती और इन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता। नेक्स्ट देखिए, युद्ध, अकाल एवं राजनीतिक अस्थिरता। यदि किसी भी देश में इस प्रकार की कोई परिस्थितियां विद्यमान हो, युद्ध, अकाल या राजनीतिक अस्थिरता की कोई परिस्थितियां विद्यमान हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में बढ़ी हुई कीमतों पर भी वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। एक अच्छा सा उदाहरण मैं आपको बताऊं, अभी जो ये कोरोना काल चला था जिसमें एक लॉकडाउन वाली जो सिचुएशन आई थी, लॉकडाउन में आपने देखा होगा कि जो वस्तुएं अवेलेबल थी उनकी कीमतें बढ़ा दी थी दुकानदार ने, जो भी शॉपकीपर थे उन्होंने उनकी कीमतें बढ़ा दी, फिर भी उनकी मांग कम नहीं हो पा रही थी, क्योंकि ये भय था कि शायद मार्केट में आगे ये वस्तुएं अवेलेबल होंगी या नहीं होंगी। तो ऐसी सिचुएशन में जब इस प्रकार की कोई परिस्थिति विद्यमान हो जाए, एबनॉर्मल कंडीशंस यदि विद्यमान हो जाए,
तो ऐसे सिचुएशन में वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होने पर भी उनकी मांग कम नहीं हो पाती, उनकी मांग में वृद्धि हो जाती है। तो ये भी मांग के नियम का एक अपवाद है। नेक्स्ट देखिए अनिवार्य वस्तुएं, जो भी जिसको हम बोल सकते हैं इसेंशियल नीड्स की जो वस्तुएं हैं, जो बिल्कुल अनिवार्य है, ऐसी वस्तुओं की यदि कीमत बढ़ जाए तो भी उनकी मांग में कमी नहीं होती। देखिए आप जो हम कह सकते हैं कि दवाइयाँ हैं, वो क्या है, अनिवार्य आवश्यकता की वस्तुएं हैं, एक व्यक्ति को लेनी है तो वो लेगा ही लेगा, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में यदि दवाइयों की कीमत में वृद्धि हो जाए तो भी उनकी मांग में कमी नहीं होगी। तो बहुत सारी ऐसी वस्तुएं जो जीवन रक्षक वस्तुएं हैं, अनिवार्य वस्तुएं हैं जीवन के लिए, उनकी कीमत में वृद्धि होने पर भी उनकी मांग में कमी नहीं होती। तो इस प्रकार से अनिवार्य वस्तुएं मांग के नियम का अपवाद हैं, इन पर मांग का नियम लागू नहीं होता। तो इस प्रकार से ये जो पॉइंट्स हमने पढ़े हैं, इन पर मांग का नियम लागू नहीं होता और ये मांग के नियम के अपवाद कहे जाते हैं। तो आज के लिए हम यहीं तक पढ़ते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और फिर वो बोर करेगा आपको। तो इसीलिए इस टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।